हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम यूनिट के बारे में। नेशनल इनकम यूनिट को हमने काफ़ी अच्छे से अभी तक पढ़ा है और आगे भी पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा इस यूनिट का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। बताने की कोशिश कर सकते हो, सोचने की कोशिश कर सकते हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। देखो, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका मतलब क्या हो गया कि हमारी एक ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ज्योग्राफी का मतलब जैसे भी हम मैप्स में पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में कि इंडिया का मैप इस तरीके से है, उसके अंदर जो भी हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। क्यों होता है? ताकि जितने भी लोग हैं हमारे, यानी कि पीपल हैं, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी हमारा सामान है, जितनी भी कैपिटल्स हैं, वो फ्रीली हमारे पास सर्कुलेट हो पाए। ये बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है, जैसे कि हमारे देश में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे कि हमारे कुछ शिप्स हैं, कुछ हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि ऑपरेट करता है या फिर ऑन करता है, यानी कि ऑन भी करा गया है एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो कि हमारा इंडिया का है। अब वो जो शिप्स और जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमारे देश में ना चल करके दो देशों के बीच में चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में चल रहे हैं, लेकिन वो हैं किसके? वो जो ओन्ड है या फिर ऑपरेट करता है वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का। तो जो वो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं ना, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। समझ रहे हो? ये बेसिकली इसके अंदर जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है, जितने भी हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमारी शिप्स होती हैं, हमारे वेसल्स होते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, जितने भी कंटेनर्स होते हैं ना, इनको बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पानी में रखा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होते हैं। तो बेसिकली जिस भी इंटरनेशनल बॉडी में है या फिर जहाँ पर भी है तो हमारा किसका पार्ट कहलाएगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। कि अगर वो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेट करे गए हैं रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा, तो वो जहाँ पर भी है ना, जो क्या कहलाएंगे? इंटरनेशनल वाटर में हो, जहाँ पर भी हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। फिर है सर एम्बेसीज। एम्बेसीज का मतलब क्या होता है? दूतावास। दूतावास यानी कि जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने गए, हम लेट्स सपोज हम रशिया घूमने चले गए। अब रशिया जब हम घूमने गए हैं तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट खो गया। अब वहाँ पर जब आपका पासपोर्ट खो गया तो अब आप किसको बेसिकली वहाँ पे जानते हो? आपको तो रशियन लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो आप किससे कांटेक्ट करोगे? तो कुछ एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए हमारे पास, कुछ ऐसा एक ऑफिस हो कि जहाँ पर आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर लो कि अगर आपके साथ कोई भी हमारे पास इस तरह की मिसहैपनिंग हो जाए तो वही हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारे पास इंडियन एम्बेसी। हमारे देश में तो नहीं है ना, किसी और पर्टिकुलर कंट्री में है। रशिया का एग्जांपल छोड़ दो, किसी भी कंट्री में है तो उसमें क्या होगा? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। सिमिलरली उसी तरीके से जो बाहर वाले देशों की जो भी उनकी एम्बेसीज होगी वो इंडिया में होती है, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? वो है उस पर्टिकुलर कंट्री की। अगर यूएस की एम्बेसी यहाँ पे है तो वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर श्रीलंका की एम्बेसी यहाँ पे है तो वो श्रीलंका की हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर किसी और भी पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी यहाँ पर है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाती है। फिर आ जाता है कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स में बेसिकली हमारे पास एक शब्द आता है कॉन्सूल्स। कॉन्सूल्स का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्सूल्स बेसिकली हमारे पास कह सकते हो आप काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर इंसान को तुम्हें ही भेज दिया, रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेज दिया, जाओ अब जाकर के हमारी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस पर्टिकुलर देश के साथ, या फिर आपको जाकर के बातचीत करनी है। अब हमारी जो कंट्री के हेड है वो तो नहीं जाएंगे, पीएम तो नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट तो नहीं जाएंगे, वो किसको भेजते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, जाओ आप बातचीत करके आओ। अब वो जहाँ पर जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, अब उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास एरिया तो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है अगर किसी भी कंट्री की लोकेटेड फ्रॉम अब्रोड, कि अगर अब्रोड में हमारी कोई भी मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट है तो किसका पार्ट कहलाएगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। आगे चले। आगे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है कि कोई भी एम्बेसी, कोई भी कॉन्सुलेट्स, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी और कंट्री का हमारे देश में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा। वो किसका पार्ट कहलाएगा? उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। जैसे कि जापान की एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? वो है सर जैपनीज, यानी कि जापान की हमारे पास यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये हमारे पास यहाँ पर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री में है तो किसका पार्ट कहलाएंगे? उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी का, हमारा पार्ट नहीं कहलाएंगी, है ना। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल रेजिडेंट। देखो जी,
जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो बड़ा सिंपल सा है, इसमें दो ही हमारे पास चीज़ें हैं कि अगर नॉर्मल रेजिडेंट बनना है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसे रिसाइड करना पड़ेगा। रिसाइड का मतलब क्या हो गया कि लोकेट करना पड़ेगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए हमारे पास, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पर हो जाती है कि जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो आपका उस पर्टिकुलर कंट्री का लाई करना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री में लाई करना चाहिए। सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब क्या है कि आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग, आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग और आपकी एक्यूमुलेशन बेसिकली उसी लोकेशन से हमारे पास यहाँ पर हो रही हो, ये बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट हो जाता है। फिर है सर क्या इंक्लूडेड नहीं होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। देखो अगर हमारे पास कोई भी फॉरेन टूरिस्ट है, कोई भी विजिटर है, वो हमारी कंट्री में आया है हॉलीडेज मनाने, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने, स्टडी करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बताओ जी कि अगर हमारे पास कोई भी फॉरेन विजिटर यहाँ पर आया है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर मैच खेलने आई है इंडिया की टीम के साथ, तो बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट हो जाएगी? नहीं। अगर घूमने आया कोई फॉरेनर तो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सर, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर हमारे पास यहाँ पर जितने भी फॉरेन स्टाफ है, एम्बेसीज के ऑफिशियल डिप्लोमेट्स या फिर मेंबर्स हो गए आर्म फोर्सेस के फॉरेन कंट्री के, वो भी हमारे यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे उस इंटरनेशनल एरिया के, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयज, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो कंसिडर्ड करे जाते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर्ड करे जाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर नहीं जहां पर उनका इंटरनेशनल एरिया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो बेसिकली वर्क करते हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल के अंदर, तो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहलाएंगे जहां से वो क्या करती है, हमारे पास ऑपरेट होती है। वहां पर नहीं कहलाएंगे जहां पर वो वर्क करते हैं। किसका कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सर जहां से वो ऑपरेट होती है, ये इसके अंदर आ जाता है। आगे हमारे पास क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स के, जितने भी हमारे फॉरेन वेसल्स हैं, जैसे हमारे वेसल्स थे वैसे ही फॉरेन वेसल्स भी होंगे, उनके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जितने भी उनके ट्रैवलर्स हैं, जितने भी उनके सीजनल वर्कर्स हैं, क्या वो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं? नहीं, वो तो 1 साल से बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं हमारे पास, तो बेसिकली वो भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद जितने भी बॉर्डर वर्कर्स हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट तो कहलाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर कंट्री के कहलाएंगे जहाँ पर वो लिव करते हैं, ना कि जहाँ पर वो काम करते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर ऐसा सिटीजनशिप, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली सबसे पहली तो चीज़ ये लीगल कॉन्सेप्ट है। लीगल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है, तो मैं अगर इंडिया में ही बेटा बर्थ हुआ है मेरा, इंडिया में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी, मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर मुझे अगर मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं किसी और पर्टिकुलर कंट्री से हूँ, मुझे यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ की गवर्नमेंट से अप्लाई करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि मुझे मेरे देश में खतरा है, मुझे अपने देश में रख लो, या कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी मदद से उन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप हो सकता है मिल जाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा इस पे बेस्ड एक मूवी भी है, डंकी का आपने नाम सुना होगा, शाहरुख खान की मूवी है डंकी, जिसमें जो हमारे पास शाहरुख खान होता है वो बेसिकली अपने सब दोस्तों के साथ डंकी मार करके दूसरी कंट्री में चले जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं है डायरेक्ट जाने के या फिर वो सब करने का, तो वो बॉर्डर के नीचे से चले जाता है। वो वहाँ पर जा करके क्या करते हैं? सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर तो पैदा नहीं हुए हैं। सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है? या तो वो अपनी गवर्नमेंट से, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसको बोले कि हमारे देश में खतरा है, हमें बचा लो। लेकिन जो शाहरुख खान है वो देश प्रेमी थे, वो मना कर देते हैं, तो तभी हमारे पास वो दोनों वहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं और उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाती, वो वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं ना। यही बेसिकली हमारे पास उसके अंदर लिखा गया था। एग्जाम्पल से यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ये लिखा गया, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो या फिर आप इंडियन लॉ से, अगर इंडिया के सिटीजन बनना है तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन बनने के लिए इंडिया के लॉ से हमारे पास यहाँ पर अप्लाई करो, है ना। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है रेजिडेंशिप। देखो रेजिडेंशिप बड़ा सिंपल सा है, ये बेसिकली हमारे पास इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आपका जो है हमारे पास यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर देश में रहते हो, या फिर जो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि आपकी अर्निंग स्पेंडिंग वो उस पर्टिकुलर देश में हो, तो आप रेजिडेंट बन जाते हो। देखो ये इसके अंदर लिखा गया है कि बेसिकली आप या तो रिसाइड कर रहे हो उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा, और आपका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बेसिकली उस कंट्री में लाई करना चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग, ये इसके अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक चाइनीज आदमी इंडिया में आया 1 साल से ज्यादा के लिए, अब वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया का। क्या वो सिटीजन भी बन जाएगा? नहीं सर, सिटीजन नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट है। सिटीजन वो किस कंट्री का है? जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है। तो इसी से हमें पता लगता है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइम में सिटीजन दूसरी कंट्री का हो सकता है और रेजिडेंट दूसरी कंट्री का हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यही लिखा गया है,
हमारे पास वो सिटीजन नहीं बन सकता इंडिया का, क्योंकि वो यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सिटीजन भी हो सकता है एक कंट्री का, और रेजिडेंट हो सकता है उसी टाइम पे दूसरी कंट्री का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास बेसिकली डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में, यानी कि डिफरेंस है हमारे पास बेटा, एक फैक्टर इनकम लिखी गई है, एक ट्रांसफर इनकम लिखी गई है। इधर देखो दोनों का मतलब समझते हैं। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जब हमें इनकम रिसीव होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, जब हम रेंडर करेंगे अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोडक्शन प्रोसेस में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये बेसिकली हो सकते हैं। अब इसमें हमें क्या मिलेगा सर, इसमें हमें मिलेगा सर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और जो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है बिना हमारे पास यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज के मिल जाती है, जैसे कि कोई भी स्कॉलरशिप मिल गई, कोई भी हमारे पास यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल गया, बेरोजगारी भत्ता मिल गया। ये बेसिकली क्या है, इसमें कोई भी आपने फैक्टर सर्विसेज तो नहीं लगाई ना, प्रोडक्शन वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा, सीधा क्या है पैसा मिल रहा है, ये इसके अंदर रह जाता है। फिर है सर कि कौन सा इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली जो हमारा फैक्टर इनकम है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आ रहा है। ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा ना तो नेशनल में ना ही डोमेस्टिक में। इधर चलते हैं, ये हमारे पास अर्निंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम कमाते हैं। ये हमारे पास एक बेसिकली रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बात करते हैं कि ये कैसे रिसीव होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या क्या मिलता है उसमें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, ये बेसिकली कैसे मिलता है, ये मिलता है हमें या तो हाउस होल्ड्स देगी या फिर हमें गवर्नमेंट देगी। जैसे कि स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ने दे दी, हमारे पास बेरोजगारी भत्ता है गवर्नमेंट ने दे दिया, ये इसके अंदर जाता है। बड़ा सिंपल सा था है तो, है ना। फिर आ जाता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।